हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें आज हम देखेंगे गॉस के प्रमेय। गॉस के प्रमेय का डेरिवेशन देखेंगे, जो एग्जाम में अक्सर आता है। इस सिद्ध कीजिए, गॉस के प्रमेय का प्रूफ देखेंगे हम। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं। देखो, गॉस के प्रमेय की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके से आता है। देखो, सिद्ध कीजिए, या ऐसे भी लिखा जाता है गॉस के प्रमेय। देखो, गॉस की प्रमेय समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझनी होगी। जैसे विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को आप ऐसे भी कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय में, देखो तो गॉस की प्रमेय में हम बात करते हैं पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। देखो, हम बात करते हैं पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। हिंदी में हम कहते हैं इसे विद्युत फ्लक्स। अगर हम विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, देखो तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं आप। विद्युत फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र में स्थित, आपने पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, विद्युत फ्लक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं फाई ई से। फाई ई इक्वल टू होता है ए डॉट ए के, ए डॉट ए। और ये जो होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है किस किस का, ए और ए का। देखो, ई जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई जो है यहाँ पे वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो ए है वो है एरिया वेक्टर। ये क्या है, एरिया वेक्टर। अगर हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो ये आपने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को ई रिप्रेजेंट करता है और ए एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और जो फाई ई है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फाई ए रिप्रेजेंट करता है विद्युत फ्लक्स को। काय को रिप्रेजेंट करता है, विद्युत फ्लक्स को। तो हम कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, फाई ई से। किससे करते हैं, फाई ई से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखो, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को। मान लो हमने कोई पृष्ठ बनाया, यहाँ से हम इस तरीके से कोई पृष्ठ बना लेते हैं। देखो, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन जो गुजर रही है, जो भी लंबवत लाइन गुजर रही है इस एरिया वेक्टर से, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी पृष्ठ से जो परपेंडिकुलर लाइन गुजर रही है उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, उनकी संख्या को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, तो हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अगर हम विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन की बात करें तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। तो हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित, जो भी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, विद्युत पृष्ठ से इससे गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसकी मात्रक की बात करें, देखो देखो ये आपको ध्यान रखना है, मैथ में ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में वेक्टर में। अगर आपको इस तरीके से, ये क्या है, इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अगर हम बात करते हैं, आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है ए डॉट बी, या ऐसे लिखा हुआ मिलता है ए क्रॉस बी।
देखो इनमें दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। ये तो देखो मल्टीप्लाई अलग तरीके की है, ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। जो फर्स्ट वाला पार्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और जो सेकंड पार्ट है उसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको दो नंबर का डॉट दिया जाता है तो आपको वहां पे क्या लगाना है, कोस लगाना है। हमेशा डॉट में क्या लगेगा, कोस लगेगा, और क्रॉस में क्या लगेगा, साइन। तो आप इसे अगर ओपन करेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। और ए बी अगर आपको ए क्रॉस भी मिलता है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट किसी भी चीज का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे देखो फाई ए इक्वल टू होता है ए डॉट ए। जैसे आपने पढ़ा होगा, देखो क्लास 11 में जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है किस किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। किसका होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो आप इसे जब डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, कोस थीटा आता है। जो एंगल है किस किस के बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। इस तरीके से यहाँ पे भी हम देखेंगे ई और ए के बीच का जो एंगल होगा वो होगा कोस थीटा। क्या होगा, थीटा, ए और ए के बीच का। तो हम कह सकते हैं ई तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या ऐसा भी कह सकते हैं आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, और ए क्या है, ए है एरिया वेक्टर। ए क्या है, एरिया वेक्टर। तो इस चीज को आप ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो और में करके लिख लीजिए आप। तो फाई ए इक्वल टू हो जाएगा किसके, ए कोस थीटा। तो आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, ई ए कोस थीटा। तो ये आपको क्लियर होगा। देखो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट जो होता है, दो नंबर का डॉट प्रोडक्ट को आप कैसे ओपन करेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए अगर आपके सामने ए डॉट बी है तो ए बी कोस थीटा, और आपको क्रॉस दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस जो रिप्रेजेंट करता है वो साइन को, डॉट कोस को, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन की बात। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। देखो विद्युत फ्लक्स का मात्रक कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये आपको अच्छे से समझना है। तो अगर हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की मात्रक की, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो से। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक कैसे निकालेंगे आप, देखो तो हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स किसके इक्वल होता है, तो फाई ए होता है ई ए के, ऐसे भी कह सकते हैं आप ई ए। फाई ए किसके इक्वल होता है, ई के। तो आप ऐसे कह सकते हैं, देखो ई का जो मात्रक होता है, ई क्या है, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपने पढ़ा होगा। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। तो ई का जो मात्रक होगा वो तो होगा न्यूटन पर कूलाम। अगर ए की बात करते हैं तो ए है एरिया, और एरिया का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। जैसे आपने पढ़ा होगा ई का जो मात्रक है वो कैसे निकालेंगे आप, ए इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है, फोर्स, और क्यू क्या है, आवेश। तो फोर्स का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है फोर्स की एसआई यूनिट, वो क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, और जो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, देखो तो ई का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन पर कूलाम। क्या है, न्यूटन पर कूलाम। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखो आगे, तो ए क्या है, एरिया। किसी भी चीज का एरिया कैसे निकालते हैं आप, एरिया, एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, देखो मीटर स्क्वायर। तो इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, या आप ऐसे बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। जैसे आप ऐसे लिख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अगर हम इसे फर्दर देखें, देखो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगर हम इसे फर्दर देखें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या, देखो ये आपने रफ नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं। देखो अगर हम बात करें, देखो इसमें विद्युत फ्लक्स में, तो हमारे पास जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये हमारे पास ये यूनिट आ चुकी है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, न्यूटन इंटू मीटर, ये मीटर अलग लिख लीजिए और ये वाला मीटर अलग, और अपॉन में क्या है, कूलाम। अपॉन में क्या है, कूलाम। और आप जानते हैं न्यूटन इंटू मीटर किसके इक्वल होता है, न्यूटन इंटू मीटर किसके इक्वल होता है। देखो न्यूटन इंटू मीटर का अगर हम बात करें तो न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है, ये मात्रक है न्यूटन मीटर का मात्रक किसका होता है, देखो इसी चीज को हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल। जैसे आपने देखा होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है, जूल। तो इस तरीके से देखो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर को ये क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जूल। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, देखो तो न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जूल। और यहाँ पे ऑलरेडी मीटर है। अगर हम बात करते हैं अपॉन में क्या है, कूलाम। सी का मतलब है कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। अगर हम आवेश के एसआई मात्रक की बात करें तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम।
आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे फर्दर देखें, अगर आप इसे आगे बहुत ध्यान से देखें तो आप जानते हैं, देखो आप पीछे पढ़ चुके हैं, जूल पर कूलाम किसके इक्वल होता है, जूल पर कूलाम किसके इक्वल होता है। तो जूल पर कूलाम की अगर हम बात करें तो जूल पर कूलाम किसके इक्वल होता है, देखो ये होता है वोल्ट के इक्वल। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, देखो आपने पढ़ा होगा। अगर हम विभवांतर की बात करते हैं या वोल्ट, विभवांतर किसके इक्वल होता है या विद्युत विभव की बात करते हैं तो V इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। किसके इक्वल होता है, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W तो है वर्क यानी कि कार्य है, और क्यू क्या है, आवेश। क्यू क्या है, आवेश। तो अगर हम बात करें, देखो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, सॉरी कार्य का जो मात्रक क्या होता है, देखो जूल। क्यू का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम को ही क्या बोला जाता है, जूल पर कूलाम को ही बोलते हैं हम वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो जूल पर कूलाम को ही क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है। जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। इसी तरीके से जूल पर कूलाम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। अगर हम देखें इसमें, देखो तो इसी तरीके से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम को क्या लिख सकते हैं, वोल्ट लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे वोल्ट इंटू मीटर। तो देखो हमने यहाँ पे कितने मात्रक निकाल लिए, हमारे पास कितने मात्रक आ चुके हैं, हमारे पास 3 मात्रक आ चुके हैं विद्युत फ्लक्स के। एक तो हमने निकाला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, एक जो दूसरा निकाला वो क्या है, जूल इंटू मीटर अपॉन कूलाम, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जूल पर कूलाम इंटू मीटर। तो हमारे पास कितने मात्रक आ चुके हैं, वोल्ट इंटू मीटर। तो ये तीनों ही मात्रक किसके होते हैं, ये विद्युत फ्लक्स के मात्रक होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, देखो ये वाला भी और ये वाला भी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है अच्छे से। और ये भी पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत फ्लक्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, अगर हम बात करें, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी बोल सकते हैं, या आप जूल इंटू मीटर अपॉन कूलाम भी बोल सकते हैं, या वोल्ट इंटू मीटर। ये तीनों ही मात्रक किसके हैं, ये तीनों ही मात्रक विद्युत फ्लक्स के हैं। अगर हम विद्युत फ्लक्स की बात करें, देखो तो विद्युत फ्लक्स जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, हम कह सकते हैं फाई ई एक अदिश राशि है। अदिश राशि आपने पढ़ी होगी, अदिश राशि बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ऐसा कह सकते हैं आप, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, अदिश राशि है, ऐसे लिख सकते हैं अदिश राशि है। देखो आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वे क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, या ऐसे कह सकते हैं जिन्हें केवल मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसे लिख लीजिए आप, जिसके पास क्या ओनली मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड, तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि। तो जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उन्हें बोला जाता है अदिश राशि। या आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, देखो हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा स्केलर आएगा। क्या आएगा, स्केलर। देखो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखो तो हम कह सकते हैं अगर दो दो क्वांटिटी का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा स्केलर आएगा। क्या आएगा, एक अदिश राशि बन जाएगी। क्या आ जाएगी, अदिश राशि। तो ये हमने देखा विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत फ्लक्स को आपको ध्यान से देखना है। तो विद्युत फ्लक्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई ई इक्वल टू ए डॉट ए। अगर आप डॉट हटाते हैं तो कोस आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया अगर आप डॉट हटाते हैं तो कोस आएगा, और क्रॉस हटाते हैं तो साइन आएगा। अगर आप डॉट हटाते हैं तो कोस आएगा और क्रॉस हटाते हैं तो साइन आएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर हम फर्दर बात करते थे, देखो फिर हमने देखा इसका मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का हमने 3 मात्रक देखे। देखो विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और दूसरा मात्रक होता है जूल इंटू मीटर पर कूलाम, और तीसरा मात्रक इसी तरीके से होता है वोल्ट इंटू मीटर। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर। ये हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आया। तो आपसे किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं, देखो बोस की प्रमेय की। तो आप स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय की, इसका प्रूफ देखते हैं। देखो तो विद्युत फ्लक्स को हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि विद्युत फ्लक्स का यूज करेंगे हम इस चीज में। हम क्या करेंगे, इस चीज का यूज करेंगे कि विद्युत फ्लक्स का यूज करके हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय को प्रूफ करेंगे। किसको करेंगे, सिद्ध करेंगे यानी से। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर हम बात करते हैं देखो गॉस की प्रमेय की, तो सबसे पहले हम कुछ चीजें सीखते हैं। देखो
देखो अगर गॉस की प्रमेय की बात करें तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? अब हम बात करते हैं देखो गॉस की प्रमेय की। तो गॉस की प्रमेय में आप सबसे पहले कुछ लिख लीजिए। देखो थोड़ी एक लाइन की डेफिनेशन लिखिए आप। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, आपको ऐसे लिखना है। देखो अगर एग्जाम में आता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, देखो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से देखनी है। कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कितना होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कितना होता है? देखो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो इसमें जो आपको डेफिनेशन लिखनी है बस केवल ये लिखनी है 1/एप्सिलॉन नॉट। इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये आपने पढ़ा होगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 8.85 गुना 10⁻⁻12। तो इस अब देखते हैं देखो इसका प्रूफ। तो प्रूफ कैसे देखेंगे? देखो ये हमने क्या लिखा, ये आपको अच्छे से समझना है। ये जो भी है देखो इसे हमें प्रूफ करना है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अगर हम इस लैंग्वेज को मैथमेटिकली लिखें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखो हमसे क्या बोला गया? विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से। तो विद्युत फ्लक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई से। तो हमसे बोला गया कुल आवेश का, यानी कि टोटल आवेश का कितना है? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इतना होता है। देखो क्यों 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब इस चीज को आप सोल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं? देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Q/एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करके लाना है? कि कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये देखो हमें प्रूफ करना है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और इसे मैथमेटिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फाई ई जो होगा किसके इक्वल होगा? वो होगा Q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। किसके इक्वल होगा? Q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। या आप क्यों टोटल भी बोल सकते हैं। कुल आवेश है ना, तो आप क्यों टोटल भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखो प्रूफ कैसे करेंगे आप? तो प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए? एक डायग्राम बना लीजिए। क्या करिए आप? डायग्राम बना लीजिए। देखो इस तरीके से, देखो इस तरीके से आपको एक डायग्राम बना लेना है। और आपको क्या करना है? देखो ये किसकी शेप है? ये स्पेयर है, एक स्पेयर है। तो हम इसे एक अल्पांश की तरह गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे। इसे क्या मानेंगे हम? गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे। ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ। ये क्या है? देखो एक गॉसियन पृष्ठ है। तो ये गॉसियन पृष्ठ है अगर, तो हम देखो क्या करते हैं यहाँ पे। अगर हम मान लो इसके यहाँ पे सेंटर है, तो आप सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट कर देंगे। और इस पे जो है प्लस का क्यों आवेश रखा है? क्या रखा है? प्लस का क्यों आवेश। देखो यहाँ से सेंटर से सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस है वो मान लिया हमने आर है। वो कितनी है? वो आर है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ एक पॉइंट है पी। यहाँ पे एक पॉइंट क्या है? वहां पी है पॉइंट। पॉइंट क्या है? देखो यहाँ पे पी पॉइंट है। पी पॉइंट है यहाँ पे। देखो देखो यहाँ पे हमने क्या करा? एक गॉसियन पृष्ठ लिया, एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करी। क्योंकि गॉस की पिरामिड सिद्ध कर रहे हैं तो इसलिए हम बोल देंगे इसे गॉसियन पृष्ठ। और जीरो या ओ भी कह सकते हैं आप। ओ पर एक पॉइंट लिया हमने ओ, और इस पर हमने प्लस क्यों आवेश रखा। क्या रखा है? प्लस क्यों आवेश। और प्लस क्यों आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और हमें इसी पे इसकी रचना करनी है। देखो आप सबसे पहले क्या करिए, आप जानते हैं देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है देखो ई जो है ई, ये को आप जानते हैं। देखो ई को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे लाएंगे आप? तो हम जानते हैं प्लस क्यों आवेश के कारण जो ई की जो डायरेक्शन होती है वो पॉइंट, ये किसकी तरफ होती है? पॉइंट की तरफ होती है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, जो ई की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। वो किधर होगी? आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो
ई की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी? वो बाहर की तरफ होगी। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। देखो ये क्या है? पी पॉइंट है, तो पॉइंट की ओर होती है। ई की जो डायरेक्शन होगी वो प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट की ओर होगी। तो पॉइंट देखो ये है, तो इधर होगी। अब हम यहाँ पे एक अल्पांश ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। अभी हमने क्यों लिया है? देखो छोटा सा पार्ट, अल्पांश ले लेते हैं। तो ये इस अल्पांश की जो डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, देखो एरिया वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को हमने अभी बताया आपको। देखो जैसे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी आपको। तो जो इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो भी किधर की ओर होगी? वो भी आउटवर्ड होगी, वो भी बाहर की तरफ होगी। तो आप इसे ए कह सकते हैं। अगर ये पूरा है तो ए होगा। इसका जो पूरे का एरिया है वो क्या है? ए। अगर हम छोटे से अल्पांश की बात करते हैं तो जो छोटा जो अल्पांश है वो क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ए, यानी कि स्मॉल सा पार्ट है, छोटा सा स्मॉल पार्ट। तो हम कह सकते हैं डी ए। एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ए। तो आपने देखा यहाँ पे, अगर प्लस क्यों आवेश के कारण जो ई की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर होती है। और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो भी होगी बाहर की तरफ होगी। वो भी किसकी तरफ होगी? बाहर की तरफ होगी। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो आपने पढ़ा है देखो इस तरीके से। इसके प्रूफ में देखते हैं हम। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा चैप्टर के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है? तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, देखो क्यों है आवेश, जो ये आवेश है, और आर क्या होती है? आर होती है पॉइंट और आवेश के बीच की दूरी। आर क्या होती है? पॉइंट और आवेश के बीच की दूरी। तो पॉइंट तो ये रहा यहाँ पे और आवेश ये रहा, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? आर। और आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने देखो यहाँ पे लिख दिया, बिंदु आवेश के कारण जो ये होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितनी होती है? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने बिंदु आवेश के कारण देख लिया। अब हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स इस अल्पांश के कारण। इस अल्पांश के कारण क्या देखेंगे? विद्युत फ्लक्स देखेंगे। अगर हम विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, देखो अगर हम विद्युत फ्लक्स की बात करें तो ये कितना आएगा? आप इस तरीके से लिख लीजिए यहाँ पे, अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स अभी हमने आपको बताया था। देखो तो विद्युत फ्लक्स क्या है? यानी कि इस एरिया वेक्टर से कितनी परपेंडिकुलर लाइन गुजर रही है, इसका मतलब है विद्युत फ्लक्स। तो हम कह सकते हैं अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? देखो अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो होता है फाई ए इक्वल टू ए डॉट ए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ए डॉट ए। क्या कह सकते हैं? ए डॉट ए। अगर हम बात करते हैं अल्पांश की, तो देखो अगर पूरा एरिया है तो इसका पूरे एरिया का एरिया ए क्या है? एरिया ए। अगर हम छोटे से एरिया की बात करते हैं तो वो कितना है? वो है डी ए। कितना है वो? डी ए है। कितना है? देखो डी ए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो अल्पांश के लिए क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स भी डी फाई ए हो जाएगा। तो डी फाई ए इक्वल टू ए डॉट ए, तो ऐसे रहेगा, और जो ए है वो काय में चेंज हो जाएगा? डी ए में, क्योंकि जो एरिया है वो कितना है? स्मॉल है। किसकी बात कर रहे हैं हम? अल्पांश की बात कर रही है, यानी कि बहुत छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं। तो अल्पांश यहाँ पे कितना है? देखो डी फाई इक्वल टू ए डॉट डी ए। कितना है? ए डॉट डी ए। अगर हम बात करते हैं आगे, देखो अभी हमने आपको सिखाया था कि आप डॉट हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस। आप डॉट हटाने के लिए क्या करेंगे? कोस लगाएंगे। क्या करेंगे? कोस लगाएंगे। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, ए डी ए कोस थीटा, ए डी ए कोस थीटा। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी ए कोस थीटा। अब आप कहेंगे कोस थीटा क्या है? देखो तो थीटा क्या है? एंगल क्या है? किसके बीच का एंगल है? देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ए और ए के बीच का, किसके बीच का? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। किसके बीच का कौन चाहिए हमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। आप यह चीज को यहाँ पे समझिए। देखो अगर आपके सामने कभी भी दो चीज पैरेलल हो, देखो ए की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, यानी कि सेम डायरेक्शन में है, या आप कह सकते हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए और ए एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि समांतर हैं। तो हमेशा एंगल कितना होगा? 0 होगा। एंगल कितनी डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है। अगर आपके सामने दो चीज पैरेलल हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अगर आपके सामने दो क्वांटिटी या दो ऑब्जेक्ट
आपके सामने पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं वो क्या है, उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री। तो देखो ई की जो डायरेक्शन है और डी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना है? 0 है। कितना है एंगल? 0। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे लिख लीजिए। आपको देखो छोटे से पार्ट का विद्युत फ्लक्स पता चल चुका है। कितना चल चुका है? छोटे से पार्ट का विद्युत फ्लक्स, यानी कि इस अल्पांश का विद्युत फ्लक्स पता चल चुका है। अगर आपको टोटल का पता निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी चीज का बड़ा करना। अगर आपको छोटी चीज की वैल्यू पता है तो आप उससे बड़ी वैल्यू ला सकते हैं। अगर आपको अल्पांश की वैल्यू पता है तो आप उसका इंटीग्रेशन करके पूरे का विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। आपको अल्पांश का विद्युत फ्लक्स पता चल चुका है, वो कितना है? डी फाई इक्वल टू ए डी ए कोस थीटा। ये कितना है? ए डी ए कोस थीटा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल कितना है, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो डी फाई इक्वल टू ए डी ए कोस थीटा। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे तो थीटा कितना है, आप इस चीज को ऐसे दिखाएंगे, जो ए है वो पैरेलल है किसके? एरिया वेक्टर के। किसके पैरेलल है? ये होता है पैरेलल का सिंबल। किसका सिंबल होता है? आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इस चीज को कि जो ए है वो क्या है? पैरेलल है किसके? एरिया वेक्टर के। किसके पैरेलल है? एरिया वेक्टर के। तो आप इस चीज को यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो ए है वो पैरेलल है ए के। तो हम कह सकते हैं जब भी दो चीज पैरेलल होती है उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? तो थीटा किसके इक्वल होगा? 0 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 0 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डी फाई ई इक्वल टू किसका आ जाएगा? ई डी ए कोस थीटा। तो कोस 0, और आप जानते हैं कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो ए डी ए 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डी फाई इक्वल टू ई डी ए। कितनी आ जाएगी? ई डी ए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ चुका है? अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ चुका है। हमारे पास क्या आ चुका है? अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ चुका है। और हमें क्या चाहिए? हमें तो टोटल फ्लक्स चाहिए। तो टोटल फ्लक्स कैसे लाएंगे? देखो हमारे पास क्या है, स्मॉल जो पोर्शन है उसका विद्युत फ्लक्स आप निकाल चुके हैं। तो हमने आपको बताया था अगर आपको छोटी चीज का छोटे से बड़ा करना है, यानी कि तो आपको उसका इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। अब आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अगर आप मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है इसका अल्पांश का, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, पूरे एरिया का फ्लक्स मिल जाएगा। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। देखो अल्पांश का जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या है? ई डी ए। कितना है? डी फाई इक्वल टू ई डी ए। तो हम बात करते हैं टोटल फ्लक्स की। तो टोटल फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो आप स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। अगर हम बात करते हैं, देखो इसे आप रफ हम बात करते हैं। देखो फर्दर आगे क्या है, तो हमें क्या लाना है? हमें लाना है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो अगर हम बात करें यहाँ से फर्दर, देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो क्या आ चुकी है? डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। क्या आ चुकी है? ई डी ए। और हमें क्या करना है? हमें टोटल फ्लक्स चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप ऐसे लिख लीजिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड। क्या लिखेंगे आप? दोनों ओर समाकलन करने पर, या ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड, या दोनों ओर समाकलन करने पर। दोनों ओर समाकलन करने पर। तो आप क्या करिए यहाँ पे, देखो आप क्या करेंगे? दोनों ओर समाकलन कर दीजिए इस तरीके से। आप क्या करेंगे? दोनों ओर समाकलन कर देंगे। तो अब इस तरीके से आप समाकलन कर दीजिए। देखो डी फाई ई इक्वल टू, देखो इस तरीके से यह होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। किसका सिंबल होता है? इंटीग्रेशन का। और ये जो बीच में हमने 0 लगाई है, एक आई लगाई है, इसका मतलब है क्लोज इंटीग्रेशन। क्या है इसका मतलब? क्लोज इंटीग्रेशन। क्योंकि जो ये शेप है वो क्या है? क्लोज है, बंद है यानी कि। तो इसका मतलब है ये क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन। तो हम कह सकते हैं, देखो ये आपको याद रखना है। देखो अगर हम बात करें आपसे कि dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा? वो x होगा। और dy का क्या होगा? ये y होगा। या आप आपसे कहें हम इस तरीके से, dA का जो इंटीग्रेशन होगा वो a होगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं dx का x, तो dy का y और dA का a इंटीग्रेशन होगा। तो इसी तरीके से d फाई e का क्या हो जाएगा? फाई e हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाई e। अगर आप यहाँ पे फर्दर आगे देखें, देखो e जो है वो क्या है? एक कॉन्स्टेंट है। आप इसे ऐसा समझ लीजिए, ए बाहर आ जाएगा
और डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे ए, तो क्या हो जाएगा डीए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा डीए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ चुका है देखो फाई ए इक्वल टू ई ए, क्या आ चुका है फाई ए इक्वल टू ए ए ई ए। तो आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से संपूर्ण, आपको ये मेंशन करना है, यहाँ पे लिखना है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो हमारे पास क्या आ चुका है वाई ई इक्वल टू ई ए। तो हमें तो लाना है, देखो हमें क्या लाना है स्टूडेंट, ये आपने नोट कर लिया होगा, सिर्फ कर देते हैं। हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें देखो ये चाहिए, हमें चाहिए फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो हमारे पास क्या आ चुका है, देखो हमारे पास आ चुका है फाई ई इक्वल टू ई ए, क्या आ चुका है फाई ई इक्वल टू ई ए। अगर हम बात करते हैं देखो आगे, तो हमारे पास क्या है ए का भी मान हम निकाल चुके हैं, और ए का मान कैसे लाएंगे, ए क्या है, ए है एरिया किसका, इस शेप का। तो ये शेप काय की है, ये है स्फीयर यानी कि गोला। तो आप कह सकते हैं ये किसका, किसकी शेप है, स्फीयर की यानी कि गोला की। तो हम कह सकते हैं फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास आ चुका है ई ए, आप ऐसे भी कह सकते हैं। देखो तो ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, आप देखिए तो ई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1 अपॉन बिंदु आवेश के कारण जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्या निकाली थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या निकाली थी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जो ए है वो क्या है, वो है एरिया किसका, गोले का। तो गोले का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी। तो कोई ई की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं क्वेश्चन में, ई का जो मान है वो क्या आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जो ए है वो क्या है, वो है एरिया किसका, स्फीयर का यानी कि गोले का। तो गोले का जो एरिया होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी फाइनली, यहाँ पे क्या बच रहा क्यू। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ बच रहा है एप्सिलॉन नोट, क्या बच रहा है एप्सिलॉन नोट। तो यही चीज हमें प्रूफ करके लानी थी, यही हमें प्रूफ करना था कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। और इस आप कह सकते हैं आप फाई ई इक्वल टू क्या आएगा एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। आपको इसकी हिंदी जो लिखनी है वो इस तरीके से लिखनी है, माना चित्र के अनुसार ओ पर प्लस क्यू आवेश है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिससे पी से होते हुए हम आर त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। क्या लिखना है देखो, मानक चित्र के अनुसार ओ पर प्लस क्यू आवेश है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है और पी से होते हुए हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जहां हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, विद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है देखो, विद्युत फ्लक्स की। तो फाई ए इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर क्या आ चुका है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करके लाना था, यही तो हमें प्रूफ करके लाना था देखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से होता है। देखो आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में।